नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ ऋतिका थपलियाल और वक्त तो चला है इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। जहां देश में हर तरफ कोरोना हिंसा का माहौल है, वहां देश में कोरोना की चौथी लहर का डर एक बार फिर सताने लगा है। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में 90% का उछाल आया है। वहीं राजधानी की बात करें, दिल्ली में जनवरी के बाद सोमवार को पहली बार संक्रमण दर 7.72% पहुंच गई है। वहीं लगातार दूसरे दिन 500 से ज्यादा संक्रमित केसेस मिले हैं। बीते 24 घंटों में 501 मरीज मिले हैं। इस बीच बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने राजधानी लखनऊ समेत दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर व बागपत और हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत व इज्जर में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। 9 राज्यों के 34 जिले में रेड जोन है। पिछले 24 घंटे में 2143 नए केसेस मिले हैं, जबकि बीते दिन 1150 नए मरीज मिले थे। वहीं 24 घंटे में बात की जाए 2214 की मौत हुई है। वहीं 1985 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राहत की बात है कि संक्रमितों की तुलना में भर्ती होने वालों की दर कम है, साथ ही मृत्यु दर में भी बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। विशेषज्ञ इसका कारण टीकाकरण का होना कहीं ना कहीं बता रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना। डॉक्टर सौरभ इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ, जरूर। सर, इस चौथी लहर की अगर बात करें, इस चौथी लहर कितनी भयावह कहीं ना कहीं हो सकती है इस बार भारत के लिए अगर बात की जाए तो? भारत के लिए अगर देखा जाए, जैसे भी सेकेंड वेव आया था, थर्ड वेव आया था और ये शायद चौथा वेव आने वाला है। तो हर बार भी देखा गया है, ये जितने भी नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, हम्म। पहले वाले वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक नहीं दिख रहे। हम्म। और इसका ये भी मतलब हो सकता है कि लोगों के अंदर एंटीबॉडीज आ चुकी हैं। हम्म। अगर पॉजिटिव आ भी रहे हैं तो सिम्टम्स नहीं आ रहे कई लोगों को। ये आपने थर्ड वेव में भी देखा होगा। हम्म। 3% से ज्यादा लोगों में सिम्टम्स नहीं आ रहे थे पॉजिटिव आने के बावजूद। और जो सिम्टम आ रहे थे वो भी कोई नॉर्मल दवाओं से ठीक हो जा रहे थे। हम्म। जो जो स्थिति हमने कोविड सेकेंड में देखी थी, जब कोरोना की सेकेंड लहर कहीं ना कहीं चल रही थी, जो भयावह स्थिति कहीं ना कहीं देश में बनी हुई थी। बेड अस्पताल में बेड खाली नहीं थे, वेंटिलेटरों की कितनी कमी कहीं ना कहीं पड़ गई थी, तमाम तरीके की ऑक्सीजन कमी पड़ गई थी। लोगों ने जिस तरीके से अपने जो परिजन हैं, अपने परिवारों को जो है मरते हुए कहीं ना कहीं देखा। तो उस स्थिति की अगर तुलना अगर अब की चौथी लहर से करें तो क्या इस तरह की स्थिति आ सकती है? संभावना है कहीं ना कहीं, डॉक्टर सौरभ? इस तरीके की स्थिति मुझे दिखती भी नहीं नजर आ रही है, क्योंकि ये जो भी नए नए वेरिएंट्स आते हैं, हमारा देश वैसे भी इम्यूनिटी के लेवल में अगर आप देखा जाए तो काफी आगे है। और यहाँ पे जितने लोग मर रहे हैं बहुत कम देखा जाए तो, और कोमॉर्बिडिटी में ज्यादा मृत्यु हो रही है। जैसे अगर आपको डायबिटीज है हाई ग्रेड का, या पहले से ही आपको इन्फ्लुएंजा है, निमोनिया है, ऐसा कोई हम्म। बीमारी है, तो वैसे लोगों में क्रिटिकल केस देखा जा रहा है। उन्हीं में लास्ट टाइम देखेंगे तो ऑक्सीजन की कमी भी पाई गई थी। तो ध्यान देना है कि हमारा बॉडी कैसे हेल्दी रहे, अच्छा खान पान रखना है हमें, तो फिर ये आसानी से गुजार लेंगे, मेरा विश्वास है। मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को आप प्लीज बताएं कि किस तरीके से चौथी वेव, जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं, लगातार जो संक्रमण दर है वो लगातार बढ़ रहा है, बच्चों पर कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो बच्चों के लिए जो माता पिता हैं वो बच्चों के लिए ज्यादा चिंतित कहीं ना कहीं रहते हैं, और बच्चों के लिए जो है ये वेव कहीं ना कहीं खतरनाक भी हो सकती है। अगर तीसरी वेव की बात की जाए तो उसकी भी आशंका जताई जा रही थी कि बच्चों को कहीं ना कहीं होगा, और लगातार बच्चों में तीसरी वेव को कहीं ना कहीं देखा भी गया। लेकिन अब क्या जो है, अब क्या एहतियात कहीं ना कहीं बरतनी चाहिए सभी को? एहतियात बरतने में वही है, सेम प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है। हम्म। आपको खान पान अच्छा रखना है बच्चों का, स्पेशली अगर आप बहुत हैवी डाइट खिलाते हैं, ऐसा डाइट खिलाते हैं जिससे बच्चे बीमार हो सकें, तो उनमें ये ज्यादा खतरा बन जाता है। और हम्म। उनकी इम्यूनिटी सही रहे, इस पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। हम्म। क्योंकि बच्चों में ज्यादा मृत्यु दर नहीं देखा गया है कि पिछले कई जितने भी वेव आए हैं। बच्चों में संक्रमण हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा उनमें असर नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी काफी अच्छी है। हम्म।
हमसे और अगर हम लाइफस्टाइल को अच्छे से मेंटेन करते हैं तो ये वेव भी आसानी से निकल जाएगा और बच्चों को अच्छा खान पान दें और डर का माहौल घर में तो बिल्कुल ही ना रखें, घर के अंदर अच्छा माहौल रखें, खुशहाल रहें। अगर डर का माहौल ज़्यादा बढ़ जाता है तब भी पैनिक होता है, तब भी सिम्पटम्स कहीं न कहीं साइकोसोमैटिक वे में भी आने लगते हैं। तो डर को थोड़ा बचाए रखें तो मुझे लगता है आसानी से निकल जाएगा ये वाला वेव। ठीक है। एक और सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि अगर जिन लोगों को जो लोग पहले से कोरोना पेशेंट है, क्या उन पर भी चौथी लहर का जो है असर दिख पड़ता है, मतलब मिल सकता है? देखिए, ये जो कोरोना है आप जब भी देखेंगे इस महीने के दौरान पर आ रहा है अप्रैल मई में केसेस बढ़ रहे हैं। इस समय पे टेस्टिंग भी बढ़ाई जा रही है और पॉजिटिव केस का होना और सिम्पटम का होना दो डिफरेंट बात होती है। अगर आपको सिम्पटम नहीं आ रहा है, मोस्टली 80% ऑफ द पेशेंट जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें सिम्पटम्स आते भी नहीं हैं। कुछ जिनमें आते हैं वो भी आसानी से ठीक हो जाते हैं और जो क्रिटिकल पेशेंट है उनका हमें ज़्यादा ध्यान रखना है अभी जितने भी 50 अबव 60 अबव जितने भी हमारे मरीज होते हैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, उनका खान-पान अच्छे से रखना है। तो विटामिन्स और इन सब नहीं होनी चाहिए, हमें इसका ध्यान रखना है और उनके लिए ज़्यादा बेड बचा रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इससे आपके हेल्थ केयर पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा। यंगस्टर्स में ये बेड की मेरे को लगता है ज़्यादा ज़रूरत। बिल्कुल। डॉक्टर साहब अगर अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में किस तरीके की तैयारियाँ कहीं न कहीं जो है अब चौथी लहर से निपटने के लिए जो है की जा रही है? सरकारों के क्या कोविड नियम्स हैं, वहाँ पे क्या-क्या प्रोटोकॉल्स जो है फॉलो कहीं न कहीं अगर अस्पताल प्रबंधन की बात की जाए तो अस्पतालों में किस तरीके के निर्देशन दिए गए हैं? अस्पताल का ही कोविड के लिए अस्पताल भी कुछ-कुछ ही थे कोविड प्रोटोकॉल के लिए, कोविड के पेशेंट को लेने के लिए। अभी तो कई सारे अस्पताल बढ़ चुके हैं कोविड के पेशेंट्स को लेने के लिए, तो मुझे नहीं लगता बेड पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और इस बार पूरी तैयारी रहेगी हमारी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि जहां देश में हर तरफ हिंसा का माहौल है, वहीं देश में कोरोना की चौथी लहर का जो डर है वो भी कहीं ना कहीं सताने लगा है। पहली वेव से भी हम लोग निपट गए, दूसरी वेव से भी हम लोग कहीं ना कहीं निपट गए, दूसरी वेव की अगर हम बात की जाए किस तरीके की भयावह स्थिति पूरे देश भर में रही, बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी कहीं ना कहीं हो गई थी, तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं। तो केकेडी न्यूज़ की तरफ से हम इतना ही कहेंगे कि आप लोग अपना प्लीज़ ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, अपने बच्चों को जो है जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स है उनके नियमों का प्लीज़ आप लोग पालन करें। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी से नाराज बताए जा रहे आजम खान को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जो है अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। इस वक्त की अपडेट आपको कहीं ना कहीं हम दे रहे हैं। पार्टी ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान को चिट्ठी भेजी है। पार्टी प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने आजम खान को चिट्ठी लिखी है। 3 पन्ने की चिट्ठी में लिखा गया कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की कतई हमदर्द नहीं है, वह मुसलमानों को सिर्फ बैंक की तरह समझती है। पिछले 3 सालों में आजम खान और उनके परिवार के लिए अखिलेश यादव व उनके सिपह सलारों ने कोई ठोस आवाज नहीं उठाई है। इस चिट्ठी में आजम खान ने अपील की गई है कि एमआईएम में शामिल होकर पार्टी कार्यकर्ताओं की रहनुमाई करें, असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर मुसलमानों को सियासी पहचान दिलाएं। वहीं आजम खान में से जेल में मुलाकात का समय भी मांगा गया है। जानकारी के मुताबिक आजम खान की मंजूरी मिलने के बाद एमआईएम के नेता जेल जाएंगे। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि आजम खान की मंजूरी मिलने के बाद एआईएमआईएम के नेता जेल जाएंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से नाराज कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव चल रहे थे और अब जो है असदुद्दीन ओवैसी का उनको
जो है उन्होंने कहा कि आप उनकी पार्टी में कहीं ना कहीं शामिल हो जाइए मुसलमानों को लेकर के, क्योंकि अब लगातार जो है ये भी कहीं ना कहीं नाराजगी कहीं ना कहीं चल रही है। अगर बुलडोजर की भी बात करें, बुलडोजर को लेकर के भी कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी जो है नाराज चल रही है। और वहीं अगर बात की जाए, वहीं अगर बात शिवपाल सिंह यादव की जाए तो शिवपाल सिंह यादव की अगर बात करें तो शिवपाल सिंह यादव जो है अपने भतीजे अखिलेश यादव से कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। और वहीं आजम खान आजम खान की बात करें, आजम खान के मीडिया प्रभारी ने भी इस बात को कहीं ना कहीं दावा किया है कि वो भी कहीं ना कहीं पार्टी को उन्होंने इतनी बड़ी जीत कहीं ना कहीं हासिल कराई है। भाजपा के सामने कहीं ना कहीं चुनौती भरा जो रहा समाजवादी पार्टी का, उसमें वो कहीं ना कहीं जीत। इसी खबर में हमारे साथ बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके। आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? विवेक जी आवाज पहुंच पा रही है? अनम्यूट करें प्लीज। विवेक जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आपको बता दें कि आजम खान में जेल से मुलाकात करने का समय भी कहीं ना कहीं जो है असदुद्दीन ओवैसी ने मांगा है, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है। और आपको बता दें कि आजम खान के मीडिया प्रभारी ने साफ तौर पर यह बताया है कि आजम खान ने लगातार पार्टी का समर्थन किया, 2 बार जीत दिलाई, मुलायम सिंह यादव को भी मुख्यमंत्री बनाया, अखिलेश यादव को भी मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने क्या दिया। उनके बाद भी उनका कहना है कि आजम खान को जब जेल में ले जाया गया तो तभी भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक श्रीवास्तव जी आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है, ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जी नाराज चल रहे हैं कहीं ना कहीं जो है आजम खान नाराज चल रहे हैं। और अब जो है असदुद्दीन ओवैसी उनका भी कहना है कि उनकी पार्टी में शामिल करने की बात भी कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं। क्या किस तरीके से देख रहे हैं पूरे मैटर को? देखिए रिक्ता जी, आजम खान तो बुआ की तरह है जो हर शादी में नाराज हो जाते हैं। और अखिलेश यादव उनका जो इस तरह का रिश्ता है, कभी खुशी गम कभी गम के उसमें सिलसिले में चलता रहता है। उनके रिश्ते से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रही बात ओवैसी की, तो अब ये साफ हो चुका है कि ओवैसी आतंकवादियों की खुली भर्ती कर रहे हैं। क्या आजम खान ने सेना के ट्रकों पे पत्थर नहीं फेंके? क्या आजम खान ने भारत माता को डायन नहीं बताया? आजम खान का जो आतंकवादी वाला इतिहास है, अब उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी में आतंकवादियों की और उनकी विचारधारा के समर्थन करने वालों की खुली भर्ती करने के रास्ते पे चल पड़े। और साथ में अगर आजम खान के मीडिया प्रभारी की बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी से कहीं ना कहीं बीजेपी को हमारा दुश्मन बना दिया। ये कहने का क्या तात्पर्य कहीं ना कहीं हो सकता है? क्या जो है अगर आजम खान की बात की जाए, क्या वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? क्या कहेंगे? जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव भी कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, उसके बाद आजम खान भी, कई लोग जो है नाराज कहीं ना कहीं चल रहे हैं। उनका कहना है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब उनको जेल में कहीं ना कहीं भेजा गया, गिरफ्तारी कहीं ना कहीं उनकी हुई, उस पर जो है क्यों जो है चुप्पी साधी गई। देखिए उसमें जिन मुकदमों के तहत आजम खान की गिरफ्तारी हुई है, उसमें हाईकोर्ट का डायरेक्शन से उनको अरेस्ट किया गया है। उसमें अखिलेश यादव के लिए या किसी की करने के लिए कुछ नहीं था। ये उनके मीडिया प्रभारी की राजनीतिक या के विधिक नासमझी है जो इस तरह का बयान दे रहे हैं। जो कुछ हुआ सब उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन पे, उनके दिशा निर्देश पे हुआ है और आजम खान गिरफ्तार हुए हैं। और ये आजम खान को वहां तक पहुंचाने के लिए उनके ही कुकर्म, उनके ही पाक जिम्मेदार है। इसमें किसी की कोई भूमिका नहीं। हाँ, समाजवादी पार्टी का इतना है कि उनके कुकर्मों और पापों के दौरान अखिलेश यादव बतौर मुख्यमंत्री आंख मूंदे रहे, कहीं ना कहीं बतौर मुख्यमंत्री उनका संरक्षण आजम खान को मिलता रहा। इसके संरक्षण में उनका ये पाप फला खुला और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो उनका पाप का घड़ा फूट गया
और न्यायालय के डायरेक्शन में उनको उनके अरेस्ट हुई और वो जेल गए। तो वही तो नाराजगी कहीं ना कहीं जता रहे हैं उनके मीडिया और प्रभारी। वही उनका कहना है कि जैसे राम छूटेंगे एक बड़ा फैसला लेंगे, या तो किसी अन्य पार्टी में इसमें शामिल होंगे, या तो एक अलग प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं बनाने वाले हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं बीजेपी में शामिल ना हो जाए। देखिए ये तो हम बहुत सी बात आप कह रही हैं। हाँ वो पाकिस्तान जा सकते, देखिए कहीं वीजा वगैरह तो नहीं ले रहे पाकिस्तान का, ये पता है। आजम खान छूटने के बाद हो सकता है सीधे पाकिस्तान की ओर कर जाए। वैसे जो मुकदमों की उनकी स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि वो इस जिंदगी में जेल से बाहर आ पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी हमारे साथ इस खबर में जुड़ने के लिए। स्वागत है। ब्रेक के बाद रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के चर्चित लखीमपुर खीरी कांड के चश्मदीदों को अब जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस कांड के गवाह हरदीप सिंह का आरोप है कि बीते मंगलवार को उन पर गुरुद्वारे से लौटते वक्त जानलेवा हमला हुआ और जान से मारने की धमकी दी गई। हरदीप सिंह का कहना है आरोपी तिकुनिया कांड के मामले में गवाही न देने के लिए दबाव बना रहे थे। मामले को लेकर बिलासपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। लखीमपुर खीरी का तिकुनिया कांड वही है जिसमें किसानों पर जीप चढ़ाकर कई लोगों की जान ली गई थी। एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में इसे एक सोची समझी साजिश बताया। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा आरोपी है और उसे जमानत पर कोर्ट ने रिहा किया है। धमकी देने का आरोप लगाते हुए हरदीप सिंह ने कहा कि रामपुर की नवाबगंज रोड पर उन्हें तमाम लोगों ने रोका था। उनसे कहा गया कि अगर अदालत में कुछ भी बोला तो गोली मार देंगे। इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल खड़े हुए हैं। गवाहों का कहना है कि अगर प्रदेश में कानून है तो उन्हें सुरक्षा दी जाए। सरकार की चुप्पी सवालों के घेरे में है। सब पर आरोप है कि सारी कोशिश गृह राज्य मंत्री के बेटे को बचाने के लिए हो रही है। इसी खबर में हमारे साथ में विवेक श्रीवास्तव जी यहाँ पे बीजेपी से जुड़ चुके हैं। विवेक जी आवाज पहुंच पा रही है क्या? तारिक खान समाजवादी पार्टी संवाददाता में यहाँ पर जुड़ चुके हैं। ठीक है विवेक जी आवाज पहुंच पा रही है? विवेक जी, एक तरफ उत्तर प्रदेश जो सरकार है बुलडोजर की बात करती है, बदमाशों को दबाने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की घटना खुलेआम किस तरीके से, मतलब ये तो बीजेपी को कहीं ना कहीं, बीजेपी के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो जाते हैं। विवेक जी देखिए इसका भी गवाह ने आरोप लगाए और उन्होंने इस घटना का ब्यौरा देते हुए थाने में तहरीर दी है। इस पे पुलिस अपना आगे काम करेगी। गवाह में ऐसी कोई बात लेके आता है सरकार के पास, सरकार उसकी दृष्टिया जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। मैं ये तो बात साफ समझ लीजिए कि कोई भी अभियुक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो छोटे से छोटा आदमी चाहे बड़े से बड़ा। आशीष मिश्रा जेल गए, उसमें आपने देखा होगा कि 5000 पन्नों की चार्जशीट जनवरी 2022 में दाखिल हुई और उसमें एक नाम जो कि पहले नहीं था उनके एफआईआर में, उसको भी वीरेंद्र शुक्ला का नाम जो ब्लॉक प्रमुख है वहाँ के बलिया के, उनका नाम इसमें शामिल किया गया। तो आप ये सब कुछ समझ सकते हैं कि जांच सही जिस तरह में चली, जांच में किसी ने को बख्शने की कोशिश नहीं हुई है। तो शासन प्रशासन का काम है कि अभियुक्तों को चिन्हित करके कानून के दहलीज पर ले जाना। तो वो शासन प्रशासन ने अपना काम ईमानदारी से किया और वो आशीष मिश्रा जेल भी गए और उनकी जमानत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खारिज हुई, हाई कोर्ट से जमानत मिली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस जमानत को ये कहते हुए कैंसिल कर दिया कि इसमें जो वादी पक्ष है उनकी बात नहीं सुनेगी और इस पे उच्च न्यायालय सुन के विचार करे। तो ऐसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी और हफ्ते भर के अंदर उनको सरेंडर करने का आदेश दिया। इस घटना के बाद कोई बड़ी कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हुई है? सरकार की जो चुप्पी है वो जो है सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं है। राज्य मंत्री के बेटे को बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये जो है प्रयास किए जा रहे हैं क्या, सारी कोशिशें? इसका बचाने का सवाल कहां से आता है? तो फिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है सर?
छोटे से छोटे कोई गलती अगर उत्तर प्रदेश में कर रहा है तो उस पर कहीं ना कहीं बुलडोजर चल जाता है। फिर अभी कहाँ है बाबा का बुलडोजर? बुलडोजर इसका ही सब चलता है जब अभियुक्त कानून की पकड़ से बाहर होता है, अदालत से इनामी होता है, वारंटी होता है, मुकदमे में हाजिर नहीं हो रहा होता है, पुलिस और अदालत को धता बताता होता है। ऐसी स्थिति नहीं, में बाबा जी का लखीमपुर खीरी की जो हिंसा थी, क्या वो दंगाइयों की हिंसा नहीं थी क्या सर? लखीमपुर खीरी की जो भी हिंसा थी उसमें जिस तरह से घटनाएं घटी उसमें सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देश पे एसआईटी का गठन हुआ और गिरफ्तारियां हुई, और गिरफ्तारी होने के बाद वो लोग लंबा समय जेल काटे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनकी जमानत खारिज हुई, हाई कोर्ट से उनको जमानत दी गई, हाई कोर्ट से जमानत पे हैं और अभी मतलब लखीमपुर खीरी मामले में जो है कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर अन्य जगहों की बात करें तो सीधे वहां पर बाबा का बुलडोजर चलेगा। ये वेरिएशन क्यों सर विवेक जी? इसका भी विधिक पक्ष को समझने की थोड़ा सा कोशिश करें। कहीं भी बाबा जी का बुलडोजर सीधे नहीं चल रहा है। जहां भी अब फरार हैं, 50,000 के इनामी हैं, तारीखों पे नहीं जाते, पुलिस की पकड़ में नहीं आते हैं, अदालत से जमानत करके मुकदमे में नहीं उपस्थित हो रहे हैं, अदालत ने उनको पहले BW किया, फिर NBW किया, फिर 82-83 काट रखा है, इनाम घोषित कर रखा। ऐसे अभियुक्तों को ढूंढने के लिए बाबा जी का बुलडोजर उनके दरवाजे पे जा रहा है। लेकिन आशीष मिश्रा तो अभी अदालत से जमानत पे छूटे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज की और हफ्ते भर के अंदर उनको सरेंडर करने का आदेश दिया है। हाँ, हफ्ते भर में अगर आशीष मिश्रा सरेंडर नहीं करते हैं और फरार होते हैं तो बाबा का बुलडोजर उनको भी ढूंढेगा। ठीक है, मैं लौटूंगी एक बार समाजवादी पार्टी के पास रुक करेंगे। तारिक खान जी, आवाज पहुंच पा रही है क्या? तारिक जी, आवाज पहुंच पा रही है? अनम्यूट करें प्लीज। आवाज ठीक है, इसी पर आपका एक कमेंट, इस लखीमपुर खीरी का जो ये पूरा मामला है, इसी पर एक आपका कमेंट। देखिए, जो लखीमपुर का मामला है उसमें इनको सुप्रीम कोर्ट ने इनको फिर से जेल भेजने का आदेश दे दिया है। और जहां तक बात है इनकी, जिस तरीके से इनकी कार्रवाई रहती है वो बिल्कुल एकदम आईने की तरह साफ है। आप पिछले कुछ समय से देख लीजिए कि किस तरीके से ये दो लोगों को एक दूसरा चश्मा लगाकर देखते हैं, दोनों लोगों को अलग अलग तरीके से देखते हैं, एक तरीके से नहीं देखते हैं। उसका उदाहरण दो लोगों को दिखा देता हूं मैं। एक आजम खां को ले लीजिए, अभी उसी पे चर्चा हो रही थी, और एक आशीष मिश्रा टेनी को ले लीजिए। उन्होंने अगर एक कलम भी कहीं से गायब हो गई तो उस चीज को बहुत सीरियसली लिया गया। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपने, योगी ने वादा किया था कि कानून का राज रहेगा। लेकिन आजम खान ने अगर कलम चोरी कर ली, मान लेते हैं कर ली, तो उसके लिए सरकार एकदम टाइट हो गई, एकदम कि नहीं कलम कैसे चोरी कर ली, या किताब कैसे चोरी कर ली, या मुर्गी कैसे चोरी कर ली, या कोई टेबल कैसे चोरी कर ली। तो उसके लिए सरकार एकदम सीरियस हो गई और तुरंत एक्शन में आ गई और सब कुछ उनको जेल भी भेज दिया, 250 FIR भी कर दी उनके खानदान के ऊपर। अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि एक आतंकी घटना की जाती है जो कि बाकायदा प्लान करके की जाती है, जिसमें देश के गृह मंत्री खुद इन्वॉल्व होते हैं। ये बिल्कुल क्लियर कट था कि अगर बाप कुछ कर रहा है तो उसकी खबर बेटों को थी। एकदम इतनी बड़ी घटना की जाती है और उस घटना पे भारतीय जनता पार्टी, अब देखिए प्रोसेस की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, कितनी चालाकी से कहती है कि नहीं चल रही है प्रक्रिया, आदमी कोर्ट जाएगा, उनको वो मामला विचाराधीन है। ये सब बातें जो आज से 10 साल पहले होती थी, अब यहाँ पर वो बातें नहीं हो रही हैं कि तुरंत कार्रवाई होगी, बुलडोजर जाएगा घर, गृह मंत्री के घर जाएगा बुलडोजर। अब कैसी बात करते हैं? उस गृह मंत्री के घर जाएगा बुलडोजर जिसको सुबह शाम DIG IG हर लेवल का पुलिस ऑफिसर सलाम करेगा। आपको पता है ये प्रोटोकॉल है। जैसे ही वो आएगा उसको पुलिस वाले खड़े होंगे, सलामी देंगे। उसके घर कोई बुलडोजर लेके जाएगा? आप कैसे सोचती हैं? हिंदुस्तान की राजनीति में काला दिवस है ये। नैतिकता के आधार पर आधे घंटे में, जिस टाइम पुलिस ने जाकर टेनी के बेटे को गिरफ्तार किया था, आधे घंटे में उनको नैतिकता के आधार पर एक कागज पे लिख के इस्तीफा भिजवा देना चाहिए। इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा हजारों, ऐसा 10 बार हुआ है कि जरा सा एहसास हुआ कि इसमें मेरी गलती है। ट्रेनें लड़ जाया करती थी, लोग इस्तीफा लिख के, और ट्रेनें वो मंत्री नहीं चलाया करता था, मंत्री नहीं ड्राइवर हुआ करता था उस जमाने में, और ना आज के जमाने में होता है। इस्तीफा लिख के भिजवा दिया जाता था। बेशर्मी की इंतहा देखिए कि आज भी मंत्रालय अपने पास रखा गया है, इंक्वायरी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी लथार लगा रही है कि क्यों छोड़ दिया गया। वो आदमी सबूतों को मिटा रहा है
किसान जो सड़क पर जा रहे थे उनको बेरहमी से कुचल दिया गया। पूरी दुनिया ने देखा आपका ये कृत्य और दुनिया हंस रही है आपके ऊपर। हिंदुस्तान की बात ना करिए, वो तो चुनिंदा हम जैसे लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं, मगर दुनिया भी देख रही है कि आप अपने ही मंत्रालय में एक ऐसे आदमी को बैठा ले हैं जिसने 5 आदमियों को और हजारों आदमियों को जख्मी कर दिया और इंटेंशनली उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है। और बगल में एक आदमी अगर किसी को चुटकी भी काट लेता है और उसके नाम के आगे कुछ खास लगा हुआ, नाम के आगे कुछ खास लगा हुआ है, चिन्हित करके कह रहा हूं, जैसे मेरे ही नाम के आगे कुछ खास लगा हुआ है, तो उसको चींटी, उसने अगर एक चींटी को भी ऐसे छू दिया, अरे तुमने चींटी को छू दिया, तुम्हारे ऊपर 17 दफाएं लगेंगी और तुम अब 4 साल तक जेल में रहोगे। भाई मैंने गलती की थी, मैंने चींटी को छू दिया, मैंने गलती की, मुझे रखो 4 साल तक जेल में, मैं तैयार हूं जेल में रहने के लिए अगर गुनाह किया है। मगर जब आप अपनी ही आवाम के ऊपर को 2 नजरों से देखेंगे, देखिए ये डेमोक्रेसी है, जब डेमोक्रेसी में आप अपनी ही आवाम को 2 नजरों से देखेंगे तो वो अब बिल्कुल साफ हो जाएगा कि लोग नहीं जान रहे हैं क्या कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके से गृह मंत्री को बचाया जा रहा है, किस तरीके से खुद इस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि वहाँ के जो गवाह हैं उनको आखिर क्यों धमकी दी जा रही है, इस पर भी एक आपकी प्रतिक्रिया मैं लूंगी तारिक जी। उनको धमकी वहां का आप समझिए, भारत का गृह मंत्री, यहाँ तो स्टेट में छोटा मोटा मंत्री इतना पावर रखता है, भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री कितना बड़ा पद हुआ वो, उस आदमी को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया जाएगा, अपने पावर का कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करके वो अपने लड़के को बचा सकता है। इस बात का एहसास न यहाँ के प्रधान को कि ना प्रधानमंत्री ने किया, योगी जो कि चीफ मिनिस्टर है, जो हर आदमी तक कहते हैं कि जो अंतिम लाइन में जो आदमी बैठा है उसको हम सिक्योरिटी पहुंचाएंगे, दीजिए उन गवाहों को 5-5 कांस्टेबल बैठाइए, मैं तारीफ करूंगा यहीं पर बैठ के। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ उनके प्रवक्ता भी कोई बैठे हुए, हर गवाह जो उसमें इन्वॉल्व है उसके घर पर 5 से 10 सिक्योरिटी वालों को बैठा लिए तब तो मानूंगा, लेकिन नहीं बैठाला जाएगा। क्यों नहीं बैठाला जाएगा, वजह भी बता दूं, मामला हाई प्रोफाइल है, गृह मंत्री का बेटा इन्वॉल्व है। जिस तरीके से हम लोगों ने कई पिक्चरें देखी हैं, कई पिक्चरों में आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक अमीर आदमी का बेटा गलती कर देता है और सारा सिस्टम मिलके उसको बचाता है। मुझे बड़ी अच्छी एक पिक्चर याद है, अमरीश पुरी थे उसमें, सनी देओल थे उसमें, वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उस पिक्चर का, शायद सलाखे नाम था। किस तरीके से पूरा सिस्टम ने मिलके उस एक आदमी को बचाने के लिए तो पूरा मतलब बीजेपी जो है उन्हें बचाने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है। मैं कह रहा हूं इस्तीफा क्यों नहीं लिया जाता, इतनी छोटी सी बात है। आप खुद एक कॉमन सेंस लगा के सोचिए कि आपसे गलती होती है, आपके बेटे से गलती होती है, अब जांच हो रही है। चलिए मैं बीजेपी का जो 0% का दावा है उसको सही मान लेता हूं कि गृह राज्य मंत्री को कुछ नहीं पता था। भाई नैतिकता तो कुछ होती है, आपके बेटे से गलती हुई, आप इस्तीफा दे देते, उसको क्लीन चिट मिल जाती, आपके हिसाब से वो बेगुनाह है, मंत्रालय फिर से आके संभाल लेते। ऐसा 10 बार हुआ है। आप ही के बड़े सहयोगी हैं राजा भैया, उन्होंने भी यही काम किया है, जाके पता करिए। राजा भैया के ऊपर जब इंक्वायरी हो रही थी, राजा भैया ने इस्तीफा लिख के भिजवा दिया था, इंक्वायरी से निकला। इतना करने में क्या दिक्कत हो रही है, इतना करने में दिक्कत ये हो रही है कि जब हाथ से पावर चला जाएगा तो किस तरीके से चीजों को मोड़ेंगे अपने हिसाब से, ताकि फाइनली आप देखिएगा सिर्फ इन जो ये है पूरी जो ये न्यायिक प्रक्रिया है, इसको पुराने ढर्रे से कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं बदली है। जो भारत में 20 साल पहले होता था सब कुछ वही हो रहा है। अगर बेटा मंत्री का है तो 20 साल पुराने हो रहा था वो हो रहा है। एक लाइन की बात है, अगर बेटा मंत्री का है तो जो पहले 20 साल पहले होता था वही हो रहा है। अगर एक गरीब का बेटा है, अगर तारिक खान है, तो उसको लाठियों से मार के जेल में बंद किया जा रहा है। ये दोहरा चरित्र, दोहरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है। दोहरा चरित्र, दोहरी राजनीति को लेकर के भी मैं सवाल पूछूंगी विवेक जी से, लेकिन उससे पहले AIMIM के हमारे साथ में नेता राशिद जबीला इस वक्त जुड़े हुए। मेरी आवाज पहुंच पा रही है राशिद जी? अब अनम्यूट करिए, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? अनम्यूट करिए सर। आ रही है जी सर, यही सवाल, इसी सवाल पर आपकी भी मैं प्रतिक्रिया चाहती हूँ। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर के आप जो उसके गवाह हैं उनको आखिर क्यों धमकी दी जा रही है, सरकार आखिर क्यों चुप है, बड़े सवाल हैं। देखिए सरकार जो है, ये जो सरकार देश में चल रही है
इसमें अक्सर लोगों के ऊपर चार्जेस हैं और बड़े बड़े चार्जेस हैं। गुजरात से जो चल के लोग आए हैं वहां बहुत से उनके ऊपर चार्जेस हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के जो मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट में है या उत्तर प्रदेश में है, लगभग सबकी ज्यादातर लोगों पे क्रिमिनल केसेस हैं। लेकिन सरकार का मामला ये है कि सरकार एक सिस्टम पे चल रही है, क्योंकि उसे 2024 का चुनाव जीतना है तो उसको किसी भी अपने नेताओं को, अपना जो उनका वोट बैंक है उसको नाराज नहीं करना है। और नाराज नहीं करना है इसलिए आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर आज जो माहौल है, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, किस तरीके से लोग अपने ही मजहब को बदनाम कर रहे हैं, अपने ही कम्युनिटी के लोगों को बदनाम कर रहे हैं। चाहे वो आप लखीमपुर का केस ले लिए, चाहे पूरे देश के हालात की बात करिए। और टेनी के लड़के को कुछ नहीं होना है, आशीष मिश्रा को। आशीष मिश्रा को तो इतने बड़े केस के अंदर बेल मिल गई है और आप देखिए कितने स्टूडेंट्स जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, 2 साल से ज्यादा हो गया है। आप उमर खालिद से लेके और कितने भी लोग हैं, आजम खां से लेके तमाम लोग बंद हैं। और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे जेएनयू के, कितने लोग बंद हैं, 2 साल से ज्यादा हो गया। तो उनके मतलब ऊपर कोई इतने आजम खान जेल के अंदर बंद है, इससे आपको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, दिक्कत है? नहीं, हमको क्या, देखिए जो भी जेएनयू के जो छात्र बंद है उससे भी आपको कहीं ना कहीं परेशानी है राशिद जी। देखिए इस देश का जो भी जिम्मेदार नागरिक है, हर उस नागरिक को परेशानी है जो अन्याय हो रहा है। भारत के अंदर बहुत बड़ी तादाद में इस समय बेगुनाह लोग बंद हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आजम खान बेगुनाह है, वो बेगुनाह जो है उन्हें भाजपा सरकार ने जानबूझकर अंदर बंद किया है, ये आपका कहना है? आजम खान की जहां तक बात है तो आजम खान के पॉलिटिकल कैरियर में इतने दिन वो मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, लेकिन कहीं भी उनके ऊपर कोई चार्जेस करप्शन के नहीं है। अच्छा। कोई भी करप्शन का चार्ज उनके मंत्रालय से जुड़ा हुआ नहीं है। और बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, ये पूरी दुनिया जान रही कि उनको खाली अखिलेश यादव के इशारे पे, यादव परिवार के इशारे पे उनको जेल में बंद किया गया है। अच्छा। क्योंकि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव नहीं चाहते हैं कि कोई भी कद्दावर मुस्लिम नेता उनके सामने खड़ा हो। आज वो अखिलेश यादव अपने चाचा की नहीं सुन रहा है। चाचा बीजेपी में जा रहे हैं, अपमानित होने के बाद ही तो जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का, समाजवादी नहीं राशिद जी, तो समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है, आपको क्या परेशानी हो रही है? आपको इसलिए परेशानी हो रही है क्योंकि एआईएमआईएम के अध्यक्ष जो है ओवैसी साहब ने उन्हें जो है ये आमंत्रित किया है कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाए, इसलिए कहीं ना कहीं आप इतनी सिंपैथी दिखा रहे हैं। नहीं, हमने तो अभी जो हम चुनाव लड़ रहे थे 2022 में विधानसभा का, उस समय भी हमने कहा कि अगले समाजवादी पार्टी के बाद मुसलमानों के अलावा कोई वोट नहीं है। उत्तर प्रदेश में 150 सीटें मुसलमान अपनी ताकत से जीत सकता है, लेकिन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 120 से 30 सीट जीत सकती, पूरा गठबंधन। इसलिए कि जहां पर 30 सीटें तब हार सकते हैं, 20-25 ये, जहां पर बसपा के कद्दावर नेता होंगे, पैसा खर्च करेंगे, कुछ वोट पा जाएंगे तो हार जाएंगे। और बहुत से, तो इस वजह से आप देखिए हमारे ही वोट से 125 सीटें, 24 सीटें इनकी आई गठबंधन की, लेकिन जीतने के बाद इन्होंने मुस्लिम समाज का शुक्रिया अदा नहीं किया। और आज तक इन्होंने, यही समाजवादी पार्टी है, इन्होंने साक्षी महाराज को जब बीजेपी ने निकाला, जो बाबरी मस्जिद पर पहला फड़वा मारा था, जो बलात्कार के केस में जेल में बंद थे, यही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह के कहने पे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों से समाजवादी पार्टी ने जेल भरो आंदोलन करवाया। लेकिन जिन लोगों ने अपने खून से सींच कर मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया कई बार और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री, इन्हीं पर आपकी इन्हीं सवालों पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपके लूंगी मैं, तारिक खान। पूरी होने दी। इन लोगों ने आज तक आजम खान के लिए 1 सेकंड का, 1 मिनट का कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं किया। दिक्कत यहाँ पर है कि इनको धरना प्रदर्शन करना चाहिए, नहीं कर। तुम एक बलात्कारी के लिए, बाबरी मस्जिद पहला के आरोपी के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन तुम वही अपने समाज पार्टी के सबसे कद्दावर नेता के लिए, जो बेगुनाह है, जिसको फंसाया गया है, जो इतने दिनों से जेल में, उसकी बीवी जेल में बंद थी, उसकी बेटा जेल में बंद था, और सुनिए पूरी
बात पूरी सुनिए। और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई जहां पर हिंदू मुसलमान सभी लोग पढ़ेंगे, उस यूनिवर्सिटी को तोड़ा जा रहा था। लेकिन अखिलेश यादव हो चाहे मुलायम सिंह यादव हो, किसी की जबान से एक शब्द नहीं निकला। और उन लोगों ने 1 घंटे का भी धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। और मैं फिर कह रहा हूं, समाजवादी जैसे बसपा ठीक खत्म है, हो गई है, समाजवादी पार्टी का तारिक खान आखिरी जी, इलेक्शन था इन्हीं बातों पर 2022 का, आपकी एक प्रतिक्रिया मैं समाजवादी लेना चाहूंगी। पार्टी भी खत्म हो गई है। ठीक है और राशिद उत्तर जी, प्रदेश ठीक है, का ठीक मुसलमान है, समझ गया है कि समाजवादी ठीक पार्टी है, बीजेपी की बी टीम है और ठीक है बीजेपी का सर, काम कर रही है वो। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। तारिक खान, इसी बात पर आपकी एक प्रतिक्रिया। देखिए, आजम खान साहब बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के नहीं, वो पूरे देश के एक बड़े नेता हैं। अभी जैसे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि आजम खान ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका बहुत सम्मान है और सर समाज में सम्मान है। आजम खान की एक बात बता दूं मैं आपको, याद आ गई है मुझे। आगरा में एक सम्मेलन में आजम खान ने कहा था कि राम कितने हैं उतने जितने आपके हैं उतने मेरे भी हैं। क्यों? उसको जस्टिफाई भी कराया था आजम खान ने। आजम खान ने कहा था कि राम के बारे में मुसलमानों को राम का नाम बहुत इज्जत से लेना चाहिए, क्योंकि हमारे इस्लाम धर्म में 1 लाख से ज्यादा अंबिया इकराम है और उनमें कई ऐसे लोग थे जिनके बारे में पता नहीं था कि वो हैं, उनमें से वो राम भी हो सकते हैं। इस तरीके की बातें करने वाले आजम खान थे, जो एक, मुझे लगता है कि गंगा जमुनी तहजीब की एक पहचान है हिंदुस्तान में, मुसलमानों की भी बात करने वाले और हिंदुओं की भी बात करने वाले। तो आजम खान के लिए इतना ईमानदार आदमी और उसके बारे में ऐसी बात करना, वो मुझे लगता है एक तरीके से गलत होगा। रही बात बड़े भाई हैं हमारे राशिद भाई, उन्होंने कहा तो देखिए परिवार है, झगड़ा होता रहता है, ये बात सही है कि आजम साहब नहीं, लेकिन जल्दी ना। राशिद जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने तो आंदोलन भी नहीं किया, बाहर लाना ही नहीं चाहते, वो तो नाराजगी जता रहे हैं। और अब देखिए आप कि एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो उनको न्योता दिया है कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए। साथ में राशिद जी क्या कह रहे हैं कि ये जो चाल है, ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये अधिकार तो एमआईएम को है कि जाके और आजम खान साहब से कहें कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले, ये बिल्कुल हक है। और हक लड़ने का, चुनाव लड़ने का एमआईएम को भी ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी अपनी बात रखेंगे पब्लिक के बीच में जाकर, हम भी अपनी बात रखेंगे। उसी तरीके से आजम खान साहब के पास भी जाने का, समाजवादी पार्टी ने क्यों प्रयास नहीं किया उन्हें बाहर निकालने के लिए? बड़ा सवाल कहीं ना कहीं है, उसको लेकर के भी उनके मीडिया प्रभारी भी नाराजगी कहीं ना कहीं जता रहे हैं। मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, मुझे एक्सप्लेन, 2 मिनट का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए, ये मामला दरअसल कोर्ट का था। सारी चीजें अभी भाजपा के प्रवक्ता ने भी बताई कि कोर्ट ने किया। अच्छा, आंदोलन नहीं किया, एक साइकिल यात्रा वहीं से जाकर आजम खान साहब के लिए अखिलेश यादव ने निकाली, ठीक है। उसके बाद जब आजम खान साहब बीमार हुए, आपको पता है अखिलेश यादव बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, जिस तरीके से वकीलों का एक पैनल इनका सब कुछ लड़ रहा है। उनके बेटे जो हैं वो लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में रहते हैं कि ये किया जाए, वो किया जाए। जब वो बीमार हुए तो पर्सनली जाकर कई लेवल पे बात की गई ताकि उनको तुरंत वहां से हॉस्पिटल भेजा जाए, मेदांता में शिफ्ट कराया जाए। तो आजम खान साहब की इंपॉर्टेंस समाजवादी में कितनी है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं पैदा हुआ, मैंने आंख खोली है समाजवादी पार्टी में या कहीं भी खोली है, मैंने आजम खान साहब को देखा है। उनका कद समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा है जितना मुझे नहीं लगता कि और किसी नेता का होगा, शीर्ष नेता का। तो अब उनको नजरअंदाज करके समाजवादी पार्टी नहीं चल सकती। लेकिन हाँ, घर है। जब आजम खान साहब इससे पहले भी एक बार नाराज हो चुके, आप लोग जानते होंगे, और काफी वो नाराज हो गए थे। तो भाई तब मामला अमर सिंह को लेकर था, अब मामला कुछ और है। ठीक है, घर है, और घर है तो आपस में बातें होती रहती हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बात है, जरूर है, मगर उस बात को सुलझा लिया जाएगा और इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं है। उनके बेटे बाहर है, उनसे बात कर ली जाएगी, और आजम साहब से भी मिलने जा रहे हैं काफी लोग। और जहां तक शिवपाल यादव जी के बारे में भी एक लेटेस्ट अपडेट दे दूं कि उनका जाना शायद कैंसिल हो जाए, क्योंकि अभी कल मैं भी था लखनऊ में, तो हो सकता है कि वो मतलब समाजवादी पार्टी में ही रहे, उनसे भी बात हो रही है। हम कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक रहे हैं। विवेक जी, एक आखिरी कमेंट आपका मैं इसी बात पर लूंगी कि जो गवाह हैं उनको कहीं ना कहीं धमकी दी जा रही है, उनको कोई प्रोटेक्शन देंगे आप लोग या नहीं? बिल्कुल जैसा हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र विक्रमों की चर्चा कर रहे थे, उन्होंने राजा भैया के केस का उदाहरण दिया।
कि राजा भैया उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री से कानून व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता है। टेनी जी भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं, उनका कानून व्यवस्था नहीं इसमें करेक्ट कर दूं, जो गृह राज्य मंत्री होता है, होम मिनिस्ट्री जो होती है वो लॉ एंड ऑर्डर चेक करती है, उसकी मॉनिटरिंग होती है स्टेट के ऊपर। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए पूरी बात मैं ऐसा मेरी एक बात सुन लीजिए, ये गलत बात कह रहा हूँ, मेरी एक बात सुन लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर जो गृह मेरी लॉ एंड ऑर्डर की लॉ एक-एक करके बात करेंगे। को डीजीपी अकाउंटेबल होता है सर, इतनी तो बात मान लीजिए, मैं बाकायदा कागज दिखा दूंगा आपको सर। अच्छा चलिए आप सुन लीजिए, आप भी बोल लीजिएगा। भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री का उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता। रही बात जिन गवाहों को धमकी दी गई है, उन्होंने शिकायत की है, संबंधित थाना उसकी जांच करेगा और शिकायत पे कार्रवाई भी करेगा और उत्तर प्रदेश सरकार उनको समुचित सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएगी और किसी भी सूरत में न्याय ही होगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कोई बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है तारिक जी, रखिए आपका भी आखिरी कमेंट लेके हम खत्म कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये बात अपने बीजेपी साथी बहुत सीनियर हमारे साथी हैं भाजपा की, मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ उनसे कह रहा हूँ ये बात कि जो गृह राज्य मंत्री होता है, जो होम डिपार्टमेंट होता है भारत सरकार का, उसके लिए जो स्टेट की जो लॉ एंड ऑर्डर है बिल्कुल अकाउंटेबल होता है। हाँ, कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी में फर्क होता है। कंट्रोल स्टेट के पास होता है। कंट्रोल मतलब क्या है, यहाँ एसपी कौन रहेगा, यहाँ डीएम कौन रहेगा, मगर जो डीजीपी होगा वो जितना अकाउंटेबल स्टेट को होगा उतना ही अकाउंटेबल वो होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को भी होता है। अगर कोई मामला आ जाए तो होम मिनिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया डायरेक्टली डीजीपी से वो रिपोर्ट मांगती है। डीजीपीओ का बाकायदा होम मिनिस्ट्री बाकायदा एक प्रोग्राम कराती है जिसमें पूरे हिंदुस्तान के डीजीपी आते हैं, जहां पर भारत के गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री होते। लॉ एंड ऑर्डर का डायरेक्ट रिश्ता गृह मंत्रालय से होता है। इस बात को मतलब कोई भी इस बात को ना नहीं कह सकता। इसी बिना पे मैंने होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा था। हम लोग इसी बिना पे इस्तीफा मांग रहे हैं कि जब आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस में होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में होता है, लॉ एंड ऑर्डर की मॉनिटरिंग में होता है, लॉ एंड ऑर्डर के एक्नॉलेजमेंट में होता है, तो आपको उस पद से खुद को हटा लेना चाहिए ताकि वो जांच बाधित ना हो। ठीक है, एक लखीमपुर खीरी के जो पूरा मामला है उस पर एक आखिरी कमेंट राशिद जी आपका, फिर ठीक है रखिए अपनी बात। तारिक खान रखिए अपनी बात, एक आखिरी कमेंट 1 मिनट में आपका, सिर्फ लखीमपुर खीरी का, अन्य किसी और चीज से बात करेंगे। लखीमपुर के रिगार्डिंग ये है कि जो जितने भी वहां पर गवाह हैं, पहले ही वहां पर जो लॉसेस बहुत हो चुके लाइफ के, मैं आगे फिर से आशंका जता रहा हूं कि और जो लोग वहां पर जो गवाह हैं उनकी जान को भी खतरा है। इसलिए सरकार स्वयं बहुत सी चीजों में गवर्नमेंट खुद से इनिशिएटिव लेके, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, देश के लिए हाई प्रोफाइल मामला है, गवर्नमेंट कहती है कि हम आखिरी पायदान पे खड़े हुए इंसान को हमें सुरक्षा देनी है, उनकी मैं बात मान लेता हूँ। उसी बिना पर ये जो कुछ लोग हैं इनको तुरंत एक अच्छी लेवल की सिक्योरिटी पहुंचा दी जाए ताकि ये लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। दूसरी बात है, कोई भी आदमी उस इलाके का जो गृह मंत्री है, जो कि एमपी है वहां का, कई बार विधायक रह चुका है, वो आदमी आके उसको धमका ना सके। जब वो अकेला घूमेगा तो उसको लोग धमकाएंगे ही, और जब धमकाएंगे तो वो डर जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से जो जांच की प्रक्रिया है उसको बाधित करने का तरीका तो हो ही रहा है, उसको बाधित किया ही जा रहा है। आज गवाह टूट जाएगा, कमजोर हो जाएगा, डर जाएगा, भाग जाएगा, तो ओवरऑल केस ही कमजोर हो जाएगा। फाइनली कहीं ये ना हो जाए कि साबित कर दिया जाए कि वो गाड़ी थी नहीं वहां पर, तो साइकिल से एक्सीडेंट हुआ था, या वो रोड नहीं थी, पानी था वहां पर, या बहुत बड़ा उस दिन बरसात हुई थी, पता नहीं क्या क्या चीजें साबित कर जाए। भाई गवाह के अभाव में कुछ भी हो सकता है, और गवाह के अभाव में उसको छोड़ा भी जा सकता है। लेकिन फिर भी कई फुटेज है, लेकिन जो इंसान होते हैं जो गवाही देते हैं उनकी अलग इंपॉर्टेंस है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ये क्लेम करती है कि हम निष्पक्ष जांच करा रहे हैं, तो बिल्कुल तुरंत ही उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए
ताकि वो लोग डरे ना, उनको डराया धमकाया ना जाए। ठीक है, और बहुत आप बहुत यकीन धन्यवाद आप मानिए तीनों का। ठीक है तारिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों को हमारे साथ इस खबर में जुड़ने के लिए।